कविता क्या है? रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मनुष्य अपने भावों, विचारों और व्यापारों को लिए दिए दूसरों के भावों, विचारों और व्यापारों के साथ कहीं मिलाता और कहीं लड़ाता हुआ अंत तक चला चलता है और इसी को जीना कहता है। जिस अनंत रूपात्मक क्षेत्र में यह व्यवसाय चलता रहता है उसका नाम है जगत। जब तक कोई अपनी पृथक सत्ता की भावना को ऊपर किए इस क्षेत्र से नाना रूपों और व्यापारों को अपने योग, क्षेम, हानि, लाभ, सुख, दुख आदि से संबंध करके देखता रहता है, तब तक उसका हृदय एक प्रकार से बद्ध रहता है। इन रूपों और व्यापारों के सामने जब कभी वह अपनी पृथक सत्ता की धारणा से छूटकर अपने आप को बिल्कुल भूलकर विशुद्ध अनुभूति मात्र रह जाता है, तब वह मुक्त हृदय हो जाता है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। इस साधना को हम भाव योग कहते हैं और कर्म योग और ज्ञान योग का समकक्ष मानते हैं। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतिविधियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। इस भूमि पर पहुँचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता। वह अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। उसकी अनुभूति सबकी अनुभूति होती है या हो सकती है। इस अनुभूति योग के अभ्यास से हमारे मनोविकारों का परिष्कार तथा शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। जिस प्रकार जगत अनेक रूपात्मक है, उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक भावात्मक है। इन अनेक भावों का व्यायाम और परिष्कार तभी समझा जा सकता है जबकि इन सब का प्रकृत सामंजस्य जगत के भिन्न भिन्न रूपों, व्यापारों या तथ्यों के साथ हो जाए। इन्हीं भावों के सूत्र से मनुष्य जाति जगत के साथ तारतम्य का अनुभव चिरकाल से करती चली आई है। जिन रूपों और व्यापारों से मनुष्य आदिम युगों से ही परिचित है, जिन रूपों और व्यापारों को सामने पाकर वह नरजीवन के आरंभ से ही लुब्ध और शुद्ध होता आ रहा है, उनका हमारे भावों के साथ मूल या सीधा संबंध है। अतः काव्य के प्रयोजन के लिए हम उन्हें मूल रूप और मूल व्यापार कह सकते हैं। इस विशाल विश्व के प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष और गूढ़ से गूढ़ तथ्यों को भावों के विषय या आलंबन बनाने के लिए इन्हीं मूल रूपों और मूल व्यापारों में परिणत करना पड़ता है। जब तक वे इन मूल मार्मिक रूपों में नहीं लाए जाते, तब तक उन पर काव्य दृष्टि नहीं पड़ती। वन, पर्वत, नदी, नाले, निर्झर, कछार, पटपर, चट्टान, वृक्ष, लता, झाड़ी, फूस, शाखा, पशु पक्षी, आकाश, मेघ, नक्षत्र, समुद्र इत्यादि ऐसे ही चिर सहचर रूप हैं। खेत, ढुर्री, हल, झोपड़े, चौपाए इत्यादि भी कुछ कम पुराने नहीं हैं। इसी प्रकार पानी का बहना, सूखे पत्तों का झड़ना, बिजली का चमकना, घटा का घिरना, नदी का उमड़ना, मेह का बरसना, कोहरे का छाना, डर से भागना, लोभ से लपकना, छीनना, छपटना, नदी या दलदल से भां पकड़कर निकलना, हाथ से खिलाना, आग में झोंकना, गला काटना, ऐसे व्यापारों का भी मनुष्य जाति के भावों के साथ अत्यंत प्राचीन सहचर्य है। ऐसे आदिम रूपों और व्यापारों में वंशानुगत वासना की दीर्घ परंपरा के प्रभाव से भावों के उद्बोधन की गहरी शक्ति सिंचित है। अतः इनके द्वारा जैसा रस परिपाक संभव है, वैसा कल, कारखाने, गोदाम, स्टेशन, इंजन, हवाई जहाज ऐसी वस्तुओं तथा अनाथालय के लिए चेक काटना, सर्वस्व हरण के जाली दस्तावेज बनाना, टमाटर की चरखी घूमना या इंजन के कोयला झोंकना आदि व्यापारों द्वारा नहीं है। सभ्यता के आवरण और कविता। सभ्यता की वृद्धि के साथ साथ ज्यों ज्यों मनुष्य के व्यापार बहुरूपी और जटिल होते गए, त्यों त्यों उनके मूल रूप बहुत कुछ आच्छन्न होते गए। भावों के आदिम और सीधे लक्ष्यों के अतिरिक्त और लक्ष्यों की स्थापना होती गई। वासनाजन्य मूल व्यापारों के सिवा बुद्धि द्वारा निश्चित व्यापारों का विधान बढ़ता गया। इस प्रकार बहुत से ऐसे व्यापारों से मनुष्य घिरता गया जिनके साथ उसके भावों का सीधा लगाव नहीं,
जैसे आदि में भय का लक्ष्य अपने शरीर और अपनी संतति ही की रक्षा तक था, पर पीछे गाय, बैल, अन्न आदि की रक्षा आवश्यक हुई, यहाँ तक कि होते होते धन, मान, अधिकार, प्रभुत्व इत्यादि अनेक बातों की रक्षा की चिंता ने घर कर लिया, और रक्षा के उपाय भी वासनाजन्य प्रवृत्ति से भिन्न प्रकार के होने लगे। इसी प्रकार क्रोध, घृणा, लोभ आदि अन्य भावों के विषय भी अपने मूल रूपों से भिन्न रूप धारण करने लगे। कुछ भावों के विषय तो अमूर्त तक होने लगे, जैसे कीर्ति की लालसा। ऐसे भावों को ही बौद्ध दर्शन में अरूप राग कहते हैं। भावों के विषयों और उनके द्वारा प्रेरित व्यापारों में जटिलता आने पर भी उनका संबंध मूल विषयों और मूल व्यापारों से भीतर भीतर बना है और बराबर बना रहेगा। किसी का कुटिल भाई उसे संपत्ति से एकदम वंचित रखने के लिए वकीलों की सलाह से एक नया दस्तावेज तैयार करता है। इसकी खबर पाकर वह क्रोध से नाच उठता है। प्रत्यक्ष व्यवहारिक दृष्टि से तो उसके क्रोध का विषय है वह दस्तावेज या कागज का टुकड़ा, पर उस कागज के टुकड़े के भीतर वह देखता है कि उसे और उसकी संतति को अन्न वस्त्र न मिलेंगे। उसके क्रोध का प्रकृत विषय न तो वह कागज का टुकड़ा है और न उस पर लिखे हुए काले काले अक्षर, ये तो सभ्यता के आवरण मात्र हैं। अतः उसके क्रोध में और उस कुत्ते के क्रोध में, जिसके सामने का भोजन कोई दूसरा कुत्ता छीन रहा है, काव्य दृष्टि से कोई भेद नहीं। भेद है केवल विषय के थोड़ा रूप बदलकर आने का। इसी रूप बदलने का नाम है सभ्यता। इस रूप बदलने से होता यह है कि क्रोध आदि को भी अपना रूप कुछ बदलना पड़ता है। वह भी कुछ सभ्यता के साथ अच्छे कपड़े लत्ते पहनकर समाज में आता है, जिससे मारपीट, छीन खसोट आदि भद्दे समझे वाले व्यापारों का कुछ निवारण होता है, पर यह प्रच्छन्न रूप वैसा मर्म स्पर्शी नहीं हो सकता। इसी से इससे प्रच्छन्नता का उद्घाटन कवि कर्म का एक मुख्य अंग है। जो जो सभ्यता बढ़ती जाएगी, त्यों त्यों कवियों के लिए यह काम बढ़ता जाएगा। मनुष्य के हृदय की वृत्तियों से सीधा संबंध रखने वाले रूपों और व्यापारों को प्रत्यक्ष करने के लिए उसे बहुत से पदों को हटाना पड़ेगा। इससे यह स्पष्ट है कि जो जो हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नए नए आवरण चढ़ते जाएंगे, त्यों तो एक ओर तो कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी, दूसरी ओर कवि कर्म कठिन होता जाएगा। ऊपर जिस क्रोध व्यक्ति का उदाहरण दिया गया है, वह यदि क्रोध से छुट्टी पाकर अपने भाई के मन में दया का संचार करना चाहेगा, तो क्षोभ के साथ उससे कहेगा, भाई तुम यह सब इसीलिए ना कर रहे हो कि तुम पक्की हवेली में बैठकर हलवा पूरी खाओ और मैं एक झोपड़ी में बैठा सूखे चने चबाऊं। तुम्हारे लड़के दोपहर को भी दुशाले ओढ़कर निकले और मेरे बच्चे रात को भी ठंड में कांपते रहे। यह हुआ प्रकृत रूप का प्रत्यक्षीकरण। इसमें सभ्यता के बहुत से आवरणों को हटाकर वे मूल गोचर रूप सामने रखे गए हैं, जिनसे हमारे भावों का सीधा लगाव है, जो इस कारण भावों से उत्तेजित करने में अधिक समर्थ है। कोई बात जब इस रूप में आएगी, तभी उसे काव्य के उपयुक्त रूप प्राप्त होगा। तुमने हमें नुकसान पहुंचाने के लिए जाली दस्तावेज बनवाया। इस वाक्य में रसात्मकता नहीं। इस बात को ध्यान में रखकर ध्वनिकार ने कहा है, नहीं कवेरिति वृत्त मात्र निर्वाहेणात्म पद लाभ। देश की वर्तमान दशा के वर्णन में यदि हम केवल इस प्रकार के वाक्य कहते जाएं कि हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए, हमारा धन विदेश चला जाता है, रुपए का 1.5 पाव घी बिकता है, स्त्री शिक्षा का अभाव है, तो ये छंदोबद्ध होकर भी काव्य पद के अधिकारी न होंगे। सारांश यह है कि काव्य के लिए अनेक स्थलों पर हमें भावों के विषयों के मूल और आदिम रूपों तक जाना होगा, जो मूर्त और गोचर होंगे। जब तक भावों से सीधा और पुराना लगाव रखने वाले मूर्त और गोचर रूप न मिलेंगे, तब तक काव्य का वास्तविक ढांचा खड़ा न हो सकेगा। भावों के अमूर्त विषयों ही की तह में भी मूर्त और गोचर रूप छिपे मिलेंगे। जैसे यशोलिप्सा में कुछ दूर भीतर चलकर उस आनंद का उपभोग की प्रवृत्ति छुपी हुई पाई जाएगी, जो अपनी तारीफ कान में पढ़ने से हुआ करता है। काव्य में अर्थग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। यदि बिंब ग्रहण निर्दिष्ट गोचर और मूर्त विषय का ही हो सकता है। रुपए का 1.5 पाव घी मिलता है। इस कथन से कल्पना में यदि कोई बिंब या मूर्ति उपस्थित होगी, तो वह तराजू लिए हुए बनिए की होगी, जिससे हमारे करुणा भाव का कोई लगाव न होगा। बहुत कम लोगों को घी खाने को मिलता है, अधिकतर लोग रूखी सूखी खाकर रहते हैं। इस तथ्य
तक हम अर्थग्रहण परंपरा द्वारा इस चक्कर के साथ पहुंचते हैं। 1 रुपये का बहुत कम घी मिलता है, इससे रुपये वाले ही घी खा सकता है, पर रुपये वाले बहुत कम हैं। इससे अधिकांश जनता घी नहीं खा सकती, रूखी सूखी खाकर रहती है। कविता और सृष्टि प्रसार। हृदय पर नित्य प्रभाव रखने वाले रूपों और व्यापारों को भावना के सामने लाकर कविता बाह्य प्रकृति के साथ मनुष्य की अंतः प्रकृति का सामंजस्य घटित करती हुई उसके भावात्मक सत्ता के प्रसार का प्रयास करती है। यदि अपने भावों को समेटकर मनुष्य अपने हृदय को शेष सृष्टि से किनारे कर ले या स्वार्थ की पशुवृत्ति में ही लिप्त रखे तो उसकी मनुष्यता कहाँ रहेगी। यदि वह लहलहाते हुए खेतों और जंगलों, हरी घास के बीच घूम घूम कर, बहते हुए नालों, काली चट्टानों पर चांदनी की तरह ढलते हुए झरनों, मंजरियों से लदी हुई अमराइयों और पट पर के बीच खड़ी झाड़ियों को देख क्षण भर लीन न हुआ, यदि कलरव करते हुए पक्षियों के आनंदोत्सव में उसने योग न दिया, यदि खिले हुए फूलों को देख वह न खिला, यदि सुंदर रूप सामने पाकर अपनी भीतरी कुरूपता को उसने विसर्जन न किया, यदि दीन दुखी का आर्तनाद सुनकर वह न पसीजा, यदि अनाथों और अबलाओं पर अत्याचार होते देख क्रोध से न तिलमिलाया, यदि किसी वेढ़व और विनोदपूर्ण दृश्य या उक्ति पर न हंसा, तो उसके जीवन में क्या रह गया। इस विश्व काव्य की रसधारा में जो थोड़ी देर के लिए निमग्न न हुआ, उसके जीवन को मरुस्थल की यात्री ही समझना चाहिए। काव्य दृष्टि कहीं तो नर क्षेत्र के भीतर रहती है, कहीं मनुष्येतर बाह्य सृष्टि के, और कहीं समस्त चराचर के। पहले नर क्षेत्र को लेते हैं। संसार में अधिकतर कविता इसी क्षेत्र के भीतर हुई है। नरत्व की बाह्य प्रकृति और अंतः प्रकृति के नाना संबंधों और पारस्परिक विधानों का संलग्न या उद्भावन ही काव्य में मुक्तक हो या प्रबंध अधिकतर पाई जाती है। प्राचीन महाकाव्यों और खंड काव्यों के मार्ग में यद्यपि शेष 2 क्षेत्र भी बीच बीच में पड़ जाते हैं, पर मुख्य यात्रा नर क्षेत्र के भीतर ही होती है। वाल्मीकि रामायण में यद्यपि बीच बीच में ऐसे विशद वर्णन बहुत कुछ मिलते हैं जिनमें कवि की मुग्ध दृष्टि प्रधानतः मनुष्येतर बाह्य प्रकृति के रूप जाल में फंसी पाई जाती है, पर उसका प्रधान विषय लोक चरित्र ही है, और प्रबंध काव्यों के संबंध में भी यह बात कही जा सकती है। रहे मुक्तक या फुटकल पद्य, वे भी अधिकतर मनुष्य की ही भीतरी बाहरी वृत्तियों से संबंध रखते हैं। साहित्य शास्त्र की रस निरूपण पद्धति के आलंबनों के बीच बाह्य प्रकृति को स्थान ही नहीं मिला है, वह उद्दीपन मात्र मानी गई है। श्रृंगार के उद्दीपन रूप में जो प्राकृतिक दृश्य लाए जाते हैं, उनके प्रति रति भाव नहीं होता, नायक न नायिका के प्रति होता है। वे दूसरे के प्रति उत्पन्न प्रीति को उद्दीप्त करने वाले होते हैं, स्वयं प्रीति के पात्र या आलंबन नहीं होते। संयोग में वे सुख बढ़ाते हैं और वियोग में काटने दौड़ते हैं। जिस भावोद्रेक या जिस ब्योरे के साथ नायक या नायिका के रूप का वर्णन किया जाता है, उस भावोद्रेक या उस ब्योरे के साथ उनकी नहीं, कहीं कहीं तो उनके नाम गिनाकर ही काम चला लिया जाता है। मनुष्य के रूप, व्यापार या मनोवृत्ति के सादृश्य, साधर्म्य की दृष्टि से जो प्राकृतिक वस्तु व्यापार आदि लाए जाते हैं, उनका स्थान भी गौण ही समझना चाहिए। वे नर संबंधी भावना को ही तीव्र करने के लिए रखे जाते हैं। दूसरा, मनुष्येतर बाह्य प्रकृति का अवलंबन के रूप में ग्रहण हमारे यहाँ संस्कृत के प्राचीन प्रबंध काव्यों के बीच बीच में ही पाया जाता है। वहाँ प्रकृति का ग्रहण आलंबन के रूप में हुआ है, इसका पता वर्णन की प्रणाली से लग जाता है। पहले कह आए हैं कि किसी वर्णन में आई हुई वस्तुओं का मन में ग्रहण 2 प्रकार से होता है, बिंब ग्रहण, अर्थ ग्रहण। किसी ने कहा कमल। अब इस कमल पद का ग्रहण कोई इस प्रकार भी कर सकता है कि ललाई हुई सफ़ेद पंखुड़ियों और झुके हुए नाल आदि के सहित एक फूल की मूर्ति मन में थोड़ी देर के लिए आ जाए या कुछ देर बनी रहे, और इस प्रकार भी कर सकता है कि कोई चित्र उपस्थित ना हो, केवल पद का अर्थ मात्र समझकर काम चला लिया जाए। काव्य में के दृश्य चित्रण में पहले प्रकार का संकेत ग्रहण अपेक्षित
होता है और व्यवहार और तथा शास्त्र चर्चा में दूसरे प्रकार का। बिंब ग्रहण वही होता है जहाँ कवि अपने सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा वस्तुओं के अंग प्रत्यंग, वर्ण, आकृति तथा उसके आसपास की परिस्थिति का परस्पर संश्लिष्ट विवरण देता है। बिना अनुराग के ऐसे सूक्ष्म ब्यौरे पर न दृष्टि जा ही सकती है, न रम ही सकती है। अतः जहाँ ऐसा पूर्ण और संश्लिष्ट चित्र मिले वहाँ समझना चाहिए कि कवि ने बाह्य प्रकृति को आलंबन के रूप में ग्रहण किया है। उदाहरण के लिए वाल्मीकि का यह हेमंत वर्णन लीजिए। अवश्याय निपातेन किंचित प्रक्लिन्न शाद्वालाः वनान् शोभते भूमि निर्विष्ट तरुणा तपा संपृष्टो विपुलः शीतमन्दुकः द्विरदः सुखम अत्यंत त्रिपतो वन्य प्रतिसहरते करम अवश्याय तमोनधा निहार तम सावृतः प्रसुवा इव लक्ष्यन्ते विपुष्पः वनराजः बाष्प संशन्सलीलः ऋतुविज्ञे सारसः हिमाद्रवालुकेस्त्रये सरितो भान्ति साम्प्रतः जराजरितैः पद्मे क्षीणकेसरकर्णिकैः नालशेषैः हिमध्वस्तनैर्न भान्ति कमलाकरा। वन की भूमि जिसकी हरी हरी घास ओस गिरने से कुछ कुछ गीली हो गई है, तरुण धूप के पड़ने से कैसी शोभा दे रही है। अत्यंत प्यासा जंगली हाथी बहुत शीतल जल के स्पर्श से अपनी सूंड सिकोड़ लेता है। बिना फूल के वन समूह कोहरे के अंधकार में सोई से जान पड़ती हैं। नदियाँ जिनका जल कोहरे से ढका हुआ है और जिसमें सारस पक्षियों का पता केवल उनके शब्द से लगता है, हिम से आर्द्र बालू के तटों से ही पहचानी जाती है। कमल जिनके पत्ते जीर्ण होकर झर गए हैं, जिनकी केसर कर्णिकाएं टूट फूट कर छितरा गई हैं, पाले से ध्वस्त होकर नाल मात्र खड़े हैं। मनुष्येतर बाह्य प्रकृति का इसी रूप में ग्रहण कुमार संभव के आरंभ तथा रघुवंश के बीच बीच में मिलता है। नाटक यद्यपि मनुष्य की ही भीतरी बाहरी वृत्तियों के प्रदर्शन के लिए लिखे जाते हैं और भवभूति अपने मार्मिक और तीव्र अंतर्वृत्ति विधान के लिए ही प्रसिद्ध है, पर उनके उत्तर रामचरित में कहीं कहीं बाह्य प्रकृति के बहुत ही सांग और संश्लिष्ट खंड चित्र पाए जाते हैं। पर मनुष्येतर बाह्य प्रकृति की जो प्रधानता मेघदूत में मिलती है वह संस्कृत के और किसी काव्य में नहीं। पूर्व मेघ तो यहाँ से वहाँ तक प्रकृति की ही एक मनोहर झांकी या भारत भूमि के स्वरूप का एक मधुर ध्यान है। जो इस स्वरूप के ध्यान में अपने को भूलकर कभी कभी मग्न हुआ करता है, वह घूम घूम कर वक्तृता दे या ना दे, चंदा इकट्ठा करे या ना करे, देशवासियों की आमदनी का औसत निकाले या ना निकाले, सच्चा देश प्रेमी है। मेघदूत न कल्पना की क्रीड़ा है, न कला की विचित्रता, वह है प्राचीन भारत के सबसे भावुक हृदय की, अपनी प्यारी भूमि की रूप माधुरी पर सीधी साधी प्रेम दृष्टि। अनंत रूपों में प्रकृति हमारे सामने आती है, कहीं मधुर सुसज्जित या सुंदर रूपों में, कहीं रूखे बेडोल या कर्कश रूप में, कहीं भव्य विशाल या विचित्र रूप में, कहीं उग्र कराल या भयंकर रूप में। सच्चे कवि का हृदय उसके इन सभी रूपों में लीन होता है, क्योंकि उसके अनुराग का कारण अपना खास सुख भोग नहीं बल्कि चिर साहचर्य द्वारा प्रतिष्ठित वासना है, जो केवल प्रफुल्ल प्रसून प्रसाद के सौरभ संचार, मकरंद लोलुप, मधुप गुंजार, कोकिल कुंजित निकुंज और शीतल सुख स्पर्श समीर इत्यादि की ही चर्चा किए करते हैं, वे विषयी या भोग लिप्सु हैं। इसी प्रकार जो केवल मुक्ताभास, हिमबिंदु मंडित, मरकता शाद्वल जाल, अत्यंत विशाल गिरिशिखर से गिरते हुए जलप्रपात के गंभीर गर्ज से उठी हुई शिखर निहारिका के बीच विविध वर्ण स्फुरण की विशाल भव्यता और विचित्रता में ही अपने हृदय के कुछ पाते हैं, वे तमाशाबीन हैं, सच्चे भावुक या सहृदय नहीं। प्रकृति के साधारण असाधारण सब प्रकार के रूपों में रमाने वाले वर्णन हमें वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति आदि संस्कृत के प्राचीन कवियों में मिलते हैं। पिछले खेवे के कवियों ने मुक्तक रचना में तो अधिकतर प्राकृतिक वस्तुओं का अलग अलग उल्लेख मात्र उद्दीपन की दृष्टि से किया है। प्रबंध रचना में जो थोड़ा बहुत संश्लिष्ट चित्रण किया है वह प्रकृति के विशेष रूप विभूति को लेकर ही। अंग्रेजी में पिछले कवियों में वर्ड्सवर्थ की दृष्टि सामान्य, चिरपरिचित, सीधे साधे, प्रशांत और मधुर दृश्यों की ओर रहती है, पर शैली की असाधारण, भव्य और विशाल की ओर। साहचर्य समुद्र रस की प्रधान से सामान्य, सीधे साधे, चिरपरिचित दृश्यों में कितने माधुर्य की अनुभूति होती है। पुराने कवि कालिदास ने वर्षा की प्रथम जल से सिक्त
तुरंत की जोती हुई धरती तथा उसके पास बिखरी हुई भोली चितवानी ग्राम वनिताओं में साफ सुथरे ग्राम चैत्यों और कथा गोविंद ग्राम वृद्धों की इसी प्रकार के माधुर्य का अनुभव किया है। आज भी इसका अनुभव लोग करते हैं। बाल्य या कोमल अवस्था में जिस पेड़ के नीचे हम अपनी मंडली के साथ बैठा करते थे, चिड़चिड़ी बुढ़िया की जिस झोपड़ी के पास से होकर हम आते जाते थे, उसकी मधुर स्मृति हमारी भावना को बराबर लीन किया करती थी। बुढ़ी की झोपड़ी में न कोई चमक दमक थी, न कला कौशल का वैचित्र्य। मिट्टी की दीवारों पर फूस का छप्पर पड़ा था। नींव के किनारे चढ़ी हुई मिट्टी पर सत्यानाशी के नीलाभ हरित कटीले कटावदार पौधे खड़े थे, जिनके पीले फूलों के गोल संपुटों के बीच लाल लाल बिंदियां झलकती थी। सारांश यह है कि केवल असाधारणत्व की रुचि सच्ची सहृदयता की पहचान नहीं, शोभा और सौंदर्य की भावना के साथ जिनमें मनुष्य जाति के उस समय के पुराने सहचरों की वंश परंपरागत स्मृति वासना के रूप में बनी हुई है, जब वह प्रकृति के खुले क्षेत्र में विचरती थी, तो वह पूरे सहृदय या भावुक कहे जा सकते हैं। वन्य और ग्रामीण दोनों ही प्रकार के जीवन प्राचीन हैं। दोनों पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी नालों और पर्वत मैदानों के बीच व्यतीत होते हैं, अतः प्रकृति के अधिक रूपों के साथ संबंध रखते हैं। हम पेड़ पौधों और पशु पक्षियों के संबंध तोड़कर बड़े बड़े नगरों में आ बसे, पर उसके बिना रहा नहीं जाता। हम उन्हें हर वक्त पास न रखकर एक घेरे में बंद करते हैं और कभी कभी मन बहलाने के लिए उनके पास चले जाते हैं। हमारा साथ उनसे भी छोड़ा नहीं बनता। कबूतर हमारे घर के छज्जों के नीचे सुख से सोते हैं, गौरे हमारे घर के भीतर आ बैठते हैं, बिल्ली अपना हिस्सा या तो म्याऊं म्याऊं करके मांगती है या चोरी से ले जाती है, कुत्ते घर की रखवाली करते हैं और वासुदेव जी कभी कभी दीवार फोड़कर निकल पड़ते हैं। बरसात के दिनों में जब सुर्खी चूने की कढ़ाई पर परवाह न कर हरी हरी घास पुरानी छत पर निकलने लगती है, तब उसे उसके प्रेम का अनुभव होता है। वह मानो हमें ढूंढती हुई आती है और कहती है, तुम हमसे क्यों दूर दूर भागते फिरते हो। जो केवल अपने विलास या शरीर सुख की सामग्री ही प्रकृति में ढूंढा करते हैं, उनमें उस रागात्मक सत्व की कमी है जो व्यक्त सत्ता मात्र के साथ एकता की अनुभूति में लीन करके हृदय के व्यापकत्व का आभास देता है। संपूर्ण सत्ताएं एक ही परम सत्ता और संपूर्ण भाव एक ही परम भाव में अंतर्भूत है। अतः बुद्धि की क्रिया से हमारा ज्ञान जिस अद्वैत भूमि पर पहुंचता है, उसी भूमि तक हमारा भावात्मक हृदय भी इस सत्व रस के प्रभाव से पहुंचता है। इस प्रकार अंत में जाकर दोनों पक्षों की वृत्तियों का समन्वय हो जाता है। इस समन्वय के बिना मनुष्यत्व की साधना पूरी नहीं हो सकती। मार्मिक तथ्य: मनुष्येतर प्रकृति के बीच के रूप व्यापार कुछ भीतरी भावों या तथ्यों की भी व्यंजना करते हैं। पशु पक्षियों के सुख दुख, हर्ष विषाद, राग द्वेष, तोष शोभ, कृपा क्रोध इत्यादि भावों की व्यंजना जो उनकी आकृति, चेष्टा, शब्द आदि से होती है, वह तो प्रायः बहुत प्रत्यक्ष होती है। कवियों के उन पर अपने भावों का आरोप करने की आवश्यकता प्राय नहीं होती। तथ्यों का आरोप या संभावना अलबत्त वे कभी कभी किया करते हैं, पर इस प्रकार का आरोप कभी कभी कथन को काव्य के क्षेत्र से घसीटकर सुक्ति या सुभाषित के क्षेत्र में डाल देता है। जैसे कौवे सरेवर होते ही क्यों चिल्लाने लगते हैं। वे समझते हैं कि सूर्य अंधकार का नाश करता बढ़ा आ रहा है, कहीं धोखे से हमारा भी नाश न कर दे। यह सुक्ति मात्र है, काव्य नहीं। जहाँ तथ्य केवल आरोपित या संभावित रहते हैं, वहाँ वे अलंकार रूप में नहीं रहते। पर जिन तथ्यों का आभास हमें पशु पक्षियों के रूप, व्यापार या परिस्थिति में ही मिलता है, वे हमारे भावों के विषय वास्तव में हो सकते हैं। मनुष्य सारी पृथ्वी छेकता चला जा रहा है, जंगल कट कट कर खेत, गांव और नगर बनते चले जा रहे हैं, पशु पक्षियों का भाग छिनता चला जा रहा है, उनके सब ठिकानों पर हमारा निष्ठुर अधिकार होता चला जा रहा है। वे कहाँ जाएं? कुछ तो हमारे गुलामी करते हैं, कुछ हमारी बस्ती के भीतर या आसपास रहते हैं और छीन झपट कर अपना हक ले जाते हैं। हम उनके साथ बराबर ऐसा ही व्यवहार करते हैं मानो उन्हें जीने का कोई अधिकार ही नहीं। इन तथ्यों का सच्चा आभास हमें उनकी परिस्थिति से मिलता है, अतः उनमें से किसी की चेष्टा विशेष में इस तथ्यों की मार्मिक व्यंजना की प्रतीति काव्यानुभूति के अंतर्गत होती है। यदि कोई बंदर हमारे सामने से कोई खाने पीने की चीज़ उठा ले जाए और किसी पेड़ के ऊपर बैठ कर हमें घुड़की दे, तो काव्य दृष्टि से हमें ऐसा मालूम हो सकता है कि देते हैं घुड़की, यह अर्थ ओज भरी हरी, जीने का हमारे अधिकार क्या ना गया रहे।
पर प्रतिषेध के प्रसार बीच तेरे नर क्रीड़ा में जीवन उपाय है हमारा यह। दानी जो हमारे रहे वे भी दास तेरे हुए, उनकी उदारता भी सकता नहीं तू सह। फूली फली उनकी उमंग उपकार की तू, छेकता है जाता हम जाए कहाँ तू ही कह। पेड़ पौधे लता गुल्म आदि भी इसी प्रकार कुछ भावों या तथ्यों की व्यंजना करते हैं जो कभी कभी कुछ गूढ़ होती है। सामान्य दृष्टि भी वर्षा की झड़ी के पीछे उनके हर्ष और उल्लास को, ग्रीष्म के प्रचंड आतप में उनकी शिथिलता और मलानता को, शिशिर के कठोर शासन में उनकी दीनता को, मधुकाल में उनकी रसोन्माद उमंग और ह्रास को, प्रबल बात के झकोरों में उनकी विकलता को, प्रकाश के प्रति उनकी ललक को देख सकती है। इसी प्रकार भावुकों के समक्ष वे अपनी रूप चेष्टा आदि द्वारा कुछ मार्मिक तथ्यों की भी व्यंजना करते हैं। हमारे यहाँ के पुराने अंत्योक्तिकारों ने कहीं न कहीं इस व्यंजना की ओर ध्यान दिया है। कहीं कहीं का मतलब यह है कि बहुत जगह उन्होंने अपनी भावना का आरोप किया है, उनकी रूप चेष्टा या परिस्थिति से तथ्य चयन नहीं, पर उनकी विशेष विशेष परिस्थितियों की ओर भावुकता से ध्यान देने पर बहुत से मार्मिक तथ्य सामने आते हैं। कोसों तक फैले कहीं धूप में तपते मैदान के बीच एक अकेला वट वृक्ष दूर तक छाया फैलाए खड़ा है। हवा के झोंकों से उसकी टहनियाँ और पत्ते हिल हिलाकर मानो बुला रहे हैं। वे धूप से व्याकुल होकर उसकी ओर बढ़ते हैं। देखते हैं उसकी जड़ के पास एक गाय बैठी आंख मूंदे जुगाली कर रही है। हम लोग भी उसी के पास आराम से जा बैठते हैं। इतने में एक कुत्ता जी बाहर निकाले हाँफता हुआ उस छाया के नीचे आता है और हम में से कोई उठकर उसे छड़ी लेकर भगाने लगता है। इस परिस्थिति को देख हम में से कोई भावुक पुरुष उस पेड़ को इस प्रकार संबोधन करे तो कर सकता है, काया की न छाया यह केवल तुम्हारी द्रुम, अंतस के मर्म का प्रकाश यह छाया है। भरी है इसी में वह स्वर्ग स्वप्न धारा अभी, जिसमें न पूरा पूरा नर बह पाया है। शातिसार शीतल प्रसारी है छाया धन्य, प्रीति सा पसारी से कैसी हरी काया है। हे नर तू प्यारा इस तरु का स्वरूप देख, देख फिर घोर रूप तूने जो कमाया है। ऊपर नर क्षेत्र और मनुष्य क्षेत्र सजीव सृष्टि के क्षेत्र का उल्लेख हुआ है। काव्य दृष्टि कभी तो इन पर अलग अलग रहती है, कभी समष्टि रूप में समस्त जीवन क्षेत्र पर। कहने की आवश्यकता नहीं कि विच्छिन्न दृष्टि की अपेक्षा समष्टि दृष्टि में अधिक व्यापकता और गंभीरता रहती है। काव्य का अनुशीलन करने वाले मात्र जानते हैं कि काव्य दृष्टि सजीव सृष्टि तक ही बद्ध नहीं रहती, वह प्रकृति के उस भाग की ओर भी जाती है जो निर्जीव या जड़ कहलाती है। भूमि, पर्वत, चट्टान, नदी, नाले, टीले, मैदान, समुद्र, आकाश, मेघ, नक्षत्र इत्यादि की रूप गति आदि से भी हम सौंदर्य, माधुर्य, भीषणता, भव्यता, विचित्रता, उदासी, उदारता, संपन्नता इत्यादि की भावना प्राप्त करते हैं। कड़कड़ाती धूप के पीछे उमड़ती हुई घटा की श्यामल स्निग्धता और शीतलता का अनुभव मनुष्य क्या पशु पक्षी पेड़ पौधे तक करते हैं। अपने इधर उधर हरी भरी लहलहाती प्रफुल्लता का विधान करती हुई नदी की अविराम जीवन धारा में हम द्रवीभूत औदार्य का दर्शन करते हैं। पवन की ऊंची चोटियों में विशालता और भव्यता का, वात विलोड़ित जल प्रसार में शोभ और आकुलता का, विकीर्ण घन खंड मंडित रश्मि रंजित सांध्य दिगंचल में चमत्कारपूर्ण सौंदर्य का, ताप से तिल मिलाती धरा पर धूल झोंकते हुए अंधड़ के प्रचंड झोंकों में उग्रता और उच्च श्रृंखलता का, बिजली की कांपने वाली कड़क और ज्वालामुखी के ज्वलंत स्फोट में भीषणता का आभास मिलता है। ये सब विश्व रूपी महाकाव्य की भावनाएं या कल्पनाएं हैं। स्वार्थ भूमि से परे पहुँचे हुए सच्चे अनुभूति योगी या कवि इनके दृष्टा मात्र होते हैं। जड़ जगत के भीतर पाए जाने वाले रूप, व्यापार या परिस्थितियाँ अनेक मार्मिक तथ्यों की भी व्यंजना करती है। जीवन में तथ्यों के साथ उनके साम्य का बहुत अच्छा मार्मिक उद्घाटन कहीं कहीं हमारे यहाँ अन्योक्तिकारों ने किया है। जैसे इधर नक्षत्र के बीच देखते हैं तो सुख समृद्धि और संपन्नता की दशा में दिन रात घेरे रहने वाले, स्तुति का खासा कोलाहल खड़ा करने वाले विपत्ति और दुर्दिन में पास नहीं फटकते। उधर जड़ जगत में के भीतर देखते हैं तो भरे हुए सरोवर के किनारे जो पक्षी बराबर कलरव करते रहते हैं, वे उसके सूखने पर अपना अपना रास्ता लेते हैं। कोलाहल सुनी खगन के सरवर जनी अनुरागी, ये सब स्वार्थ के सखा दुर्दीन देह त्यागी। दुर्दीन देह त्यागी तोए तेरो जब जेहे, दूर ही ते तजी आस पास को नहीं एहे। इसी प्रकार सूक्ष्म और मार्मिक दृष्टि वालों को और गूढ़ व्यंजना भी मिल सकती है। अपने इधर उधर हरियाली और प्रफुल्लता को विधान करने के लिए यह आवश्यक है कि
नदी कुछ काल तक एक बंधी हुई मर्यादा के भीतर बहती रही। वर्षा की उमड़ी हुई उच्छृंखलता में पोषित हरियाली और प्रफुल्लता का ध्वंस सामने आता है, पर यह उच्छृंखलता और ध्वंस अल्पकालिक होता है और इसके द्वारा आगे के लिए पोषण की नई शक्ति का संचय होता है। उच्छृंखलता नदी की स्थायी वृत्ति नहीं है। नदी के इस स्वरूप के भीतर सूक्ष्म मार्मिक दृष्टि लोक गति के स्वरूप का साक्षात्कार करती है। लोक जीवन की धारा जब एक बंधे मार्ग पर कुछ काल तक अबाध गति से चलने पाती है, तभी सभ्यता के किसी रूप का पूर्ण विकास और उसके भीतर सुख शांति की प्रतिष्ठा होती है। जब जीवन प्रवाह क्षीण और अशक्त पड़ने लगता है और गहरी विपस्ता आने लगती है, तब नई शक्ति का प्रवाह फूट पड़ता है, जिसके वेग से उच्छृंखलता के सामने बहुत कुछ ध्वंस भी होता है, पर यह उच्छृंखल वेग जीवन का या जगत का नित्य स्वरूप नहीं है। पहले कहा जा चुका है कि नर क्षेत्र के भीतर वध रहने वाली काव्य दृष्टि की अपेक्षा संपूर्ण जीवन क्षेत्र और समस्त चराचर के क्षेत्र से मार्मिक तथ्यों का चयन करने वाली उत्तरोत्तर अधिक व्यापक और गंभीर कही जाएगी। जब कभी हमारी भावना या प्रसार इतना विस्तीर्ण और व्यापक होता है कि हम अनंत व्यक्त सत्ता के भीतर नरसत्ता के स्थान का अनुभव करते हैं, तब हमारी पार्थक्य बुद्धि का परिहार हो जाता है। उस समय हमारा हृदय ऐसी उच्च भूमि पर पहुंचता रहता है जहां उसकी वृत्ति प्रशांत और गंभीर हो जाती है। उसकी अनुभूति का विषय ही कुछ बदल जाता है। तथ्य चाहे नर क्षेत्र के हों चाहे व्यापक क्षेत्र के हों, कुछ प्रत्यक्ष होते हैं और गूढ़। जो तथ्य हमारे किसी भाव को उत्पन्न करें या उसे उस भाव का आलंबन कहना चाहिए, ऐसे रसात्मक तथ्य आरंभ में ज्ञानेंद्रियां उपस्थित करती हैं, फिर ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त सामग्री से भावना या कल्पना उनकी योजना करती है। अतः यह कहा जा सकता है कि ज्ञान ही भावों के संचार के लिए मार्ग खोलता है। ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है। आरंभ में मनुष्य की चेतन सत्ता अधिकतर इंद्रियज ज्ञान की समष्टि के रूप में ही रही। फिर ज्यों ज्यों अंतःकरण का विकास होता गया, सभ्यता बढ़ती गई, त्यों त्यों मनुष्य का ज्ञान बुद्धि व्यवसायत्मक होता गया। अब मनुष्य का ज्ञान क्षेत्र बुद्धि व्यवसायत्मक या विचारात्मक होकर बहुत ही विस्तृत हो गया। अतः उसके विस्तार के साथ हमें अपने हृदय का विस्तार भी बढ़ाना पड़ेगा। विचारों की क्रिया से वैज्ञानिक विवेचन और अनुसंधान द्वारा उद्घाटित परिस्थितियों और तथ्यों के मर्मस्पर्शी पक्ष का मूर्त और सजीव चित्रण भी, उसका इस रूप में प्रत्यक्षीकरण भी कि वह हमारे किसी भाव का आलंबन हो सके, कवियों का काम और उच्च काव्य एक लक्षण होगा। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन तथ्यों और परिस्थितियों के मार्मिक रूप न जाने कितनी बातों की तह में छिपे होंगे।